हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ निशा त्रिपाठी। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। 26 हिंदू मारे गए। ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म थी। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटेलिएशन मोड में है। डिप्लोमेटिकली जो रिटेलिएट किया ही है, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख दिया है, जो डिप्लोमेटिक डाउनसाइजिंग है वो की है, और अब मिलिट्री रिटेलिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल में ही कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी में एक हाई लेवल कमिटी है, इसकी मीटिंग हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया के आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया, फुल ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड द मोड, टाइमिंग एंड टारगेट। हाल में ही इसी संदर्भ में मैं एक का आर्टिकल पढ़ रही थी, जिसमें कि एक्सपर्ट है, इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए कि क्यों जो फ्री हैंड है देना आर्म फोर्सेस को, ये प्रॉब्लमैटिक है। एक, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है। 2, हमेशा ही डिसीजन मेकिंग को पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से क्लियरेंस मिलना चाहिए। मिलिट्री को हमेशा ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल फ्रीडम मिलनी चाहिए। बस उसके बाद कितना एस्केलेशन होना चाहिए, कितना रिस्क लेने को तैयार है गवर्नमेंट ऑफ द डे, ये डिसीजन तो गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को आप फ्री हैंड नहीं दे सकते, वरना ज्यादा एस्केलेशन हो सकता है। इस मामले में पहले तो मैं ये क्वेश्चन एड्रेस करूंगी कि आखिर मिलिट्री को फ्री हैंड देना होता क्या है। क्या फ्री हैंड देना मतलब ये होता है कि आज से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जाके सो गई एंड इंडिया की आर्म फोर्सेस स्वच्छंद हो गई? क्या इसका मतलब ये है? दरअसल जो सीसीएस की मीटिंग, ये सेकेंड सीसीएस की मीटिंग थी, इससे पहले एक और हो चुकी है। इस तरह के तनावपूर्ण माहौल में क्या ये सोचा जा सकता है कि आर्म फोर्सेस के हेड एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये टच में नहीं होंगे? आर दे नॉट कम्युनिकेटिंग? वन डज रियली वन थिंक कि वो अब फ्री हैंड देने के बाद मिलिट्री फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलिट्री में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी, जो मन में आएगा मिलिट्री फोर्सेस के वो करेंगे? इन मीटिंग्स में गवर्नमेंट यही तो ब्रीफ करती है कि कितना रिस्क लेने को तैयार है वो, गवर्नमेंट ऑफ द डे कितना एस्केलेशन चाहती है, नेचर ऑफ रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, पर्पस ऑफ रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, कितना एस्केलेशन, कितना रिस्क, यही बातें तो होती हैं। ऐसे में इतने तनावपूर्ण माहौल में दे विल बी इन टच, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री, इनके हेड्स टच में होंगे। जब ये कहा जाता है कि मिलिट्री आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड दिया जाता है, इसके 3-4 मायने निकलते हैं, जिसमें से ये एक नहीं है कि वो अब आर्म मिलिट्री जो मन में आएगा वो करेंगे और स्वच्छंद हो गए हैं। उनके जो मतलब हैं, उसके 3-4 मतलब है। उसमें से पहला मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल विल है और जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, दे आर इन सिंक्रोनाइजेशन, दे आर इन सिंक, दे आर परफेक्टली अलाइंड, पॉलिटिकल विल एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी। दूसरा, मिलिट्री अब डिफेंसिवली के साथ साथ ऑफेंसिवली एंड प्रीएम्प्टिवली भी काम कर सकती है। ग्राउंड रियलिटीज एंड इवॉल्विंग ऑपरेशनल रियलिटीज के हिसाब से जो मिलिट्री है वो रिस्पॉन्स दे सकती है। वो अपने एक्शन ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से ले सकते हैं। दे कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू ग्राउंड रियलिटीज। थर्ड पॉइंट, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज जो कि स्विफ्ट मिलिट्री रिटेलिएशन में बाधा बनते हैं, वो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज कम हो जाते हैं। दिस डायरेक्टिव, ये जो फ्री हैंड दिया गया है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, इट ऑल्सो एम्पावर्स द कमांडोज, जो कमांडोज हैं ऑन ग्राउंड, जो एक्शन में है, उनको वो एक्ट करने की आजादी देते हैं व्हेन द सिचुएशन अराइजेस, टू यूज देयर डिस्क्रेशन कि किस तरह का रिस्पॉन्स देना है। प्रेसिशन स्ट्राइक करनी है, कवर्ट ऑपरेशन करना है, साइबर या टेररिस्ट नेटवर्क का साइबर डिस्ट्रप्शन करना है, क्या करना है, किस तरह का रिस्पॉन्स देना है, ये जमीन पे काम कर रहे कमांडोज को ये आजादी मिल जाती है। ये ऑटोनॉमी, मिलिट्री को ये ऑपरेशनल ऑटोनॉमी देने से प्रधानमंत्री मोदी ने टैक्स
टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। और ये पहली बार नहीं होगा कि इंडिया ने ट्रांस बॉर्डर एक्शन लिया है। उरी के अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स हुई थी। इस बार भी इंडियंस जो भारतीय हैं उसी तर्जे पे कोई एक्शन चाह रहे हैं भारत सरकार से ऑन अ मोर सस्टेन लेवल। एंड जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो पहली बात तो ये, इंडिया भी न्यूक्लियर स्टेट है। क्या पाकिस्तान ने एक बार भी वो टेररिज्म करने से पहले एक बार भी सोचा कि इंडिया भी एक न्यूक्लियर स्टेट है? पुलवामा, उरी, 26/11 जो मुंबई में हमले हुए थे, पार्लियामेंट पे अटैक, अब पहलगाम, ये सब अटैक से पहले एक बार पाकिस्तान ने नहीं सोचा कि दे शुड नॉट एस्केलेट क्योंकि इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है? ये जो जिम्मेदारी है हमेशा इंडिया के कंधों पे ही क्यों आती है? और उसके बाद जब हम पे अटैक हो जाता है, हर रिटेलिएशन की बात करते हैं, तब विक्टिम ब्लेमिंग होती है। अटैक भी हम ही सह रहे हैं, हम ही को वॉर मॉन्गरिंग के लिए, एस्केलेशन के लिए इल्जाम लगाया जाता है। और दुख की बात यह है कि इल्जाम बाहर से तो आता ही आता है, हमारे अपने लोग भी लगाते हैं। क्या 22 अप्रैल से पहले कोई वॉर की बात कर रहा था? सब कुछ शांति से चल रहा था। Nobody wanted war. Who was asking for war? प्रधानमंत्री तो सऊदी अरब गए थे, उसके बाद उनका रशिया जाने का प्लान था। वॉर की तो कोई प्लान नहीं चल रही थी। पाकिस्तान asked for it. एंड द क्वेश्चन, और अब हमारे साथ सवाल है, टिल व्हेन, कब तक इंडिया शुड एब्जॉर्ब ब्लोज? कब तक इंडिया शुड एब्जॉर्ब ब्लोज? व्हाई शुड इट एब्जॉर्ब ब्लोज? कब हम कहेंगे इनफ इज इनफ? कब इंडिया की रेड लाइन क्रॉस होगी? वो जो लाइन इन द सैंड, प्रोवर्बियल लाइन इन द सैंड होती है, वो कब क्रॉस होगी हमारे लिए? कितने लोगों को मरना होगा तब हम रिटेलिएट करने का हक रखेंगे? ये विक्टिम ब्लेमिंग की मेंटालिटी है हमारी। चाहे वो लड़की को छेड़ रहा हो तो लड़की के कपड़ों को, और वो रात को निकल रही थी इसलिए उसकी गलती है। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो बाद में बोलते हैं कि इंडिया वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। विक्टिम ब्लेमिंग की मेंटालिटी है हमारी। जिसके साथ गलत हुआ है उसी की हरकतों को ब्लेम करो। इंडिया एस्केलेशन करता है, इंडिया वॉर मॉन्गरिंग करता है। नोबडी वाज आस्किंग फॉर वॉर। लेकिन अब ये जो अटैक हुआ है, क्या करें? लाइफ शुड गो ऑन। ठीक है, कोई बात नहीं। आज ये पहली बार तो टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, एक बार हुआ, फिर से हो जाएगा, कोई बात नहीं। पाकिस्तान इज आफ्टर ऑल अ न्यूक्लियर स्टेट, और हम लोगों ने तो लड्डू रखे हैं बस। रशिया एंड यूक्रेन में 3 साल से ऊपर वॉर चल रहा है, एंड जिसमें कि सिर्फ रशिया न्यूक्लियर स्टेट है, यूक्रेन नहीं। हालांकि मुझे जेलेंस्की वैसे तो कॉमेडियन लगता है, लेकिन इस मामले में मानना पड़ेगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी और यूक्रेन के लोगों को भी। इतना झेल रहे हैं, जानते हैं कि रशिया एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन झुके नहीं। दे आर डिफेंडिंग देयर कंट्री टूथ एंड नेल। और यहां हम न्यूक्लियर स्टेट होते हुए भी डरते रहते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। जेलेंस्की तब भी नहीं झुका जब व्हाइट हाउस में उसकी सरेआम बेइज्जती हो गई। डिग्निफाइड साइलेंस इज गुड, साइलेंस इज गोल्डन। लेकिन अब हमारा साइलेंस इज कावर्डली, इट्स कावर्डिस। ये जो कुछ हुआ है ना सिर्फ गलत हुआ है, इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलना ही चाहिए। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो में अपनी राय जरूर दें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।